सबको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? नोट्स दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। कल मैं आप लोगों को लास्ट पॉइंट क्या बताया था? लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताया था कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या बोला था मैं? शून्य परिकल्पना। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है यानी कि शून्य परिकल्पना अगर स्वीकृत हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा बोला था मैं? इसका मतलब ये रहेगा, देखो भाई, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या रहता है हमारा नल हाइपोथेसिस? हमारा नल हाइपोथेसिस दो तीन तरीके से हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस को। एक तरीका होता है कि दो वेरिएबल जो हैं, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, ये भी नल हाइपोथेसिस ही होता है। दूसरा, पॉपुलेशन का जो मीन है, पॉपुलेशन का जो मीन है यानी कि जिसको बोलते हैं म्यू, और सैंपल का जो मीन है यानी कि म्यू ज़ीरो, ये दोनों जो है वो क्या है? बराबर है। ये भी नल हाइपोथेसिस ही होता है। यानी नल हाइपोथेसिस को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, ये दोनों तरीका नल हाइपोथेसिस हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है ना, मेरा नल हाइपोथेसिस क्या था? मेरा नल हाइपोथेसिस था कि पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू और सैंपल मीन यानी कि म्यू ज़ीरो ये बराबर है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस था। और अगर यही नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, अगर ये एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब हमने क्या साबित कर दिया कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों एक्चुअली वाकई में बराबर है, ये हमने साबित कर दिया। तो अगर नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाता है और फिर भी बाय द वे किसी कारण से अगर ये बाद में देखा जाता है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अगर ये देखा जाता है तो ये माना जाएगा कि क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा स्वीकार हो चुका है, और नल हाइपोथेसिस क्या था कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन बराबर है, तो अगर बाद में किसी कारण से इन दोनों के बीच में कोई अंतर पाया भी जाता है तो वो अंतर केवल एक संयोगवश होगा। ठीक है, अगर ये अंतर पाया गया तो ये अंतर किसकी वजह से होगा? संयोग की वजह से होगा, संयोगवश भले हो जाएगा। अदरवाइज हमारा तो नल हाइपोथेसिस था कि दोनों बराबर है और दोनों बराबर साबित हो गए। ठीक है, ये वाला पॉइंट कल लास्ट बताया था मैं आप लोगों को, समझ में आया था? ये कल बताया था, ये वाला पॉइंट समझ में आया था कि नहीं? चलो आज अपन आगे बढ़ते हैं, किससे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। रिसर्च में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारा फ्रेज जो है, फ्रेज या फिर इसको ना आप मुहावरा बोल लो, ठीक है, ये सब यूज़ होता है। तो जैसे कि एक है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व का स्तर। अभी अपन रिसर्च तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम लोग ये चीज़ करते हैं, ये हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसकी मीनिंग समझते चलो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इस बात की संभावना या फिर जोखिम, संभावना या जोखिम कितना है कि नल हाइपोथेसिस के सच होते हुए भी, नल हाइपोथेसिस के सही होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस ये सही है हमारा। अगर नल हाइपोथेसिस सही है तो हमको नल हाइपोथेसिस को क्या करना चाहिए? नियम के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस सही निकला बाद में तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सॉरी, मतलब अगर नल हाइपोथेसिस ही सच है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर नल हाइपोथेसिस ही सच है तो हमारे रिसर्च का रिजल्ट क्या होना चाहिए कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन इस बात के चांसेस या इस बात का जोखिम या रिस्क कितना है कि नल हाइपोथेसिस के ट्रू होते हुए भी हम इसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी रिसर्च 100% एरर फ्री नहीं होता। ठीक है, कोई भी जो रिसर्च है वो 100% एरर फ्री नहीं होता। कोई भी रिसर्च 100% एरर फ्री नहीं होता। तो ये भी तो संभावना हो सकती है ना कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किए। तो इसी बात का जोखिम या रिस्क कितना है
उसी बात को बताता है कौन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। समझ में आया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? बताओ भाई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक बार और फिर से देख लेना, मैं उसी बात को फिर से क्या रिपीट करूं। नल हाइपोथेसिस सच है, लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं गलती से, तो ये गलती होने के चांसेस कितने हैं, वही बताता है कौन हमको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस सच था कि झूठ था, अब उस चीज को छोड़ दो, नई चीज बता रहा हूं मैं। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तभी हम रिजल्ट को सिग्निफिकेंट मानते हैं। ठीक है, तभी हम रिजल्ट को सिग्निफिकेंट मानते हैं। क्यों? इसका लॉजिक भी है भाई, कोई भी बात हमको रटना नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि नल हाइपोथेसिस जो है, किसी को समझ नहीं आया क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? क्यों? और कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? चलो ठीक है भाई, बता देते हैं अलग से, कम शब्दों में बता देते हैं। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ करके ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो, नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, अगर नल हाइपोथेसिस सच है, हमको लगा था, हमारा नल हाइपोथेसिस था कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बात सच है कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस सच था। हमको नहीं मालूम था कि हमारा नल हाइपोथेसिस सच है, जो हम नल हाइपोथेसिस बनाए हैं वही सच है, ये हमको नहीं मालूम था। ठीक है, रिसर्च किए। अब देखो, अगर नल हाइपोथेसिस ही सच है तो हमारा रिसर्च का जो निष्कर्ष है वो क्या निकलना चाहिए कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल तो यही है ना कि आपका नल हाइपोथेसिस सच है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, यानी एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि अगर नल हाइपोथेसिस सच है तो आखिरी में जाके उसको हम एक्सेप्ट कर लें। हमारा रिसर्च का जो रिजल्ट है वो ऐसा ही आना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस है सच और उसको हमको एक्सेप्ट करना है, ये हमारा नियम है, सिद्धांत तो यही कहता है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है ना कि गलती से हमसे ऐसा हो जाए कि हमारा नल हाइपोथेसिस ही सच था, ये ट्रू था, लेकिन हम लोग इसको रिजेक्ट कर दिए। गलती से ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताओ? कोई भगवान तो नहीं है, इंसान ही है, गलती हो सकती है कि नहीं? नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू था, लेकिन हमारा रिसर्च ऐसा हुआ कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर दिए। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसको एक्सेप्ट होना चाहिए सिद्धांत के हिसाब से। ठीक है, लेकिन गलती हो सकती है ना कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हम लोग उसको रिजेक्ट कर दिए, अस्वीकार कर दिए, ये गलती हो सकती है कि नहीं? तो ये वाली जो गलती है ना कि जिसमें नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, इस गलती के चांसेस कितने हैं? ये गलती हो सकती है, इस बात की संभावना आपके रिसर्च में कितना है, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आया समझ में? अभी भी नहीं आया तो अब वीडियो जब अपलोड करूंगा तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोकस रखो, फोकस नहीं है आप लोगों का ठीक से। चलो भाई, तो अब फिर से बताता हूँ मैं अगली बात क्या बता रहा था। अगली बात मैं ये बता रहा था, देखो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि नल हाइपोथेसिस जो होता है, हमारा पर्पस क्या रहता है रिसर्च में कि इसको हम रिजेक्ट करें। ठीक है, हमारा पर्पस यही रहता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या बनाते हैं, जो चीज़ होने की संभावना लगभग नहीं रहती वही हम लोग नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डिस्प्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि हाँ भाई एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में संबंध है, तब तो हमको पता चलेगा ना। ठीक है, तो हमारा बेसिक पर्पस क्या रहता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब नल हाइपोथेसिस वाकई में रिजेक्ट होता है तभी हमारा टेस्ट जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है।
अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो फिर उस रिसर्च का कुछ खास मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स के बीच कोई संभावना नहीं है, ऐसे करके कोई संबंध नहीं है, ये सोच के ये हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाए थे। ठीक है, और वही हमारा एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो ही नहीं पाया हमारा नल हाइपोथेसिस, तो फिर हमारे रिसर्च का क्या महत्व रहा? हमको यही तो जानना था कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में क्या संबंध है, यही तो जानना था हमको। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एडवर्टीजमेंट और सेल के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, तभी तो हम रिसर्च कर रहे थे। अब रिसर्च के नियम के हिसाब से हमको एक नल हाइपोथेसिस ये बनाना ही पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है, और हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, संबंध तो है दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब तक हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा तब तक हमारे रिसर्च का कोई मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तभी हमारा रिजल्ट, तभी हमारा टेस्ट या तभी हमारा रिसर्च जो है वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। सिग्निफिकेंट मतलब कि महत्वपूर्ण। ये बात समझ में आई? सबको आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? सबको आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? अरे क्या दिक्कत हो गई यार, हो रहा है अभी? अभी भी दिक्कत हो रही है क्या? अभी सही है? ठीक है, शायद मेरा फ़ोन पास में रखा हुआ था ना, इसलिए शायद वो डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो मैं ये जो चीज़ बताया, ये वाले पॉइंट को, ये समझ में आया कि नहीं? आपको ना, आप लोगों को नल हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और क्यों होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बेसिक से बता देता हूँ, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस का मतलब सभी संभावनाओं को नकार देना। ये मैं आप लोगों के समझने के लिए बता रहा हूँ, सभी संभावनाओं को नकार देना। इंटरव्यू में पूछेंगे तो बोल मत देना नल हाइपोथेसिस का यही मतलब होता है करके। ठीक है, आप लोगों के समझने के लिए मैं बता रहा हूँ नल हाइपोथेसिस क्या होता है। ये एक नेंग रहता है, नेंग। नेंग समझते हो कि नहीं? शादी ब्याह में नेंग करते हैं हम लोग। ठीक है, वॉइस नहीं आया? क्या दिक्कत हो रही है यार? अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। अभी भी आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? सही है? आ रही है आवाज़ ठीक से? आ रही है। बरखा, कैसे कुछ दिक्कत हो रही है क्या? बार बार लेफ्ट हो रही हो तुम। अब आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर?
आ रही है। चलो वापस आते हैं। तो मैं बोल रहा था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है क्या? सभी संभावनाओं को नकार देना। ठीक है। एक्चुअली हमको जो लगता है ना, लिटरेचर रिव्यू करने से, लिटरेचर रिव्यू या फिर हमारे सामान्य अनुभव या फिर समझ के आधार पे जो हमारी एक सोच होती है कि ऐसा ऐसा होता होगा, ठीक है, उसके विपरीत रहता है नल हाइपोथेसिस। यानी कि देखो भाई, जब आप कोई रिसर्च शुरू करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कुछ तो आपकी भी मानसिकता रहती है, कुछ तो आपको भी लगता होगा कि ऐसा होता होगा, शायद ये होता होगा, वो होता, यानी कुछ ना कुछ संभावना आपके दिमाग में रहती है ना, कि ये जो दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इनके बीच इस तरीके का कुछ संबंध होगा। वेरिएबल 1 जो है वेरिएबल 2 को कुछ इस तरीके से प्रभावित करता होगा, या फिर वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 को प्रभावित करता होगा। बहुत सारी संभावनाएं आपके दिमाग में रहती हैं। तो इन सब के बीच हमारा नल हाइपोथेसिस आता है और वो बोलता है नो पॉसिबिलिटी, कुछ संभावना नहीं है, आप लोग जो कुछ भी सोच रहे हो ना, सब गलत है। नल हाइपोथेसिस हमको ये बोल देता है। ठीक है। अब इसी को रिसर्च के लैंग्वेज में हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं? नल हाइपोथेसिस को हम लोग किस तरीके से दर्शा सकते हैं? पहला ये दर्शा सकते हैं कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच कोई संबंध नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी इस चीज़ को। ठीक है। या फिर हम लोग ये बोल देते हैं कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन यानी कि म्यू 0, इन दोनों बराबर हैं। इसका मतलब भी वही है, इन सब का मतलब वही है कि आप लोग जो कुछ भी सोच रहे हो ना, सब गलत है। ठीक है। इसीलिए तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं रिसर्च में। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि नहीं भाई, कुछ तो संबंध है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में। अब क्या संबंध है, उसी के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हमको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, दूसरा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने से जो संभावनाएं खुल जाती हैं, उन संभावनाओं में से कौन सी संभावना सच है, ये हमको जानना है। ये होता है नल हाइपोथेसिस। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ मतलब क्या? संभावनाएं है। नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना यही बताता है हमको कि संभावनाएं हैं, कुछ तो संबंध है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में कुछ तो अंतर है, तभी आपका जो रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा ना। अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो फिर रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जब कोई संभावनाएं ही नहीं थी तो फिर क्या मतलब का रिसर्च किया हम लोग। ठीक है। तो ये है हमारा नल हाइपोथेसिस। आया समझ में? वॉइस बीच में ब्रेक थोड़ी हुई। ठीक है। चलो, अगर समझ में आया तो मेरे एक दो सवाल का जवाब दो। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू था, वही ट्रू था, नल हाइपोथेसिस ही सच था और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? चलो बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू था और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बताता है फिर? बिल्कुल सही। बाई चांस क्या है? बस बाई चांस याद है? क्या चीज है बाई चांस? बताओ भाई, बस एक के ही मुंह से आंसर निकलता है। अरे क्या लेने चले। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो एक्सेप्ट हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अरे वही तो बोल रहा हूँ, क्या धोखे से, क्या बाई चांस, क्या चीज बाई चांस हो रहा है, यही तो आप लोगों को बताना है। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच अगर कोई अंतर पाया जाता है तो इसको केवल चांस माना जाएगा, संयोग माना जाएगा। ये होता है इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब। समझ लो, रट लो, एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है।
नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो ये बताता है कि अगर पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच कोई अंतर पाया जाता है कभी भी, तो वो बाई चांस होगा, संयोगवश होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस ट्रू था कि फॉल्स था उसको छोड़ो, अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या बताता है हमको? बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई, तबीयत ठीक नहीं है आज, तुम लोग भी सुस्त पड़ गए हो लग रहा है। रिजल्ट का सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल सही, रिजल्ट नहीं टेस्ट सिग्निफिकेंस है, टेस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आपका टेस्ट या आपका जो रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट है, ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में अटके रह जाएंगे। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, कुछ याद है? ऐसे करके बेल शेप बनता है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यूड है, ये नेगेटिव स्क्यूड है, ऐसे बताया था मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बना रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, अलग अलग नियम हो सकता है, अलग अलग फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू रिपीटेड सैम्पलिंग। वैसे मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको इनकम का डेटा लेना है, ठीक है, इनकम का डेटा आपको लेना है रायपुर से। तो आपने क्या किया, आपने 5 जगहों से या 6 जगहों से, आपने 5 जगह से आपने क्या किया, डेटा ले लिया। ठीक है, जैसे कि एक आप ले लिए टाटीबंध से, टाटीबंध से आपको पता चला कि लोगों की एवरेज इनकम जो है वो x है, लोगों की एवरेज इनकम जो है वो क्या है, x है। दूसरा आपने ले लिया फाफाडी से, यहाँ आपको पता चला कि लोगों की एवरेज इनकम y है। ठीक है, तीसरा आपने लिया कहाँ से, कमल विहार से, कमल विहार से आपने डेटा लिया, आपको पता चला कि इनका जो यहाँ के लोगों की जो एवरेज इनकम है वो है ए। फोर्थ है आपने ले लिया कहाँ से, डीडीयू से, आपने डीडीयू से डेटा लिया, पता चला कि इन लोगों का एवरेज इनकम है बी। एक और ले लेते हैं, पांचवा कौन सा एरिया ले लेंगे, डंगनिया, डंगनिया, डंगनिया के लोगों का आपने इनकम पूछा तो पता चला कि यहाँ के लोगों का एवरेज इनकम है सी। तो ये 5 एवरेज आपको मिल गया, 5 अलग अलग सैंपल का एवरेज आपको मिल गया। देखो लिखा हुआ ना रिपीटेड सैंपलिंग, रिपीटेड सैंपलिंग लिखा है भाई। देखो तो आप क्या कर रहे हो, बार बार सैंपल ले रहे हो कि नहीं, बार बार टाटीबंध का सैंपल ले रहे हो, बार बार फाफाटी का सैंपल ले रहे हो, बार बार कमल विहार का सैंपल ले रहे हो, बार बार फिर डीडीओ का सैंपल लिए, फिर डंगनिया का सैंपल लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको ग्राफ में पुट करोगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारा x आ रहा है यहाँ पर, y आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद a आ रहा है यहाँ पर, b आ रहा है यहाँ पर और c आ रहा है यहाँ पर। तो अब मैं इसको जब मिलाऊंगा सारे डॉट्स को तो ये कुछ ऐसे टाइप का बनेगा मेरा, एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं बनेगा पर लगभग ऐसे टाइप का बनेगा। तो यही होता है क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक एग्जांपल है भाई, बस यही सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं होता, अलग अलग तरीके होते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो हम लोग टेस्ट में पढ़ेंगे अच्छे से आगे चल के। या इवन अगर आप इस चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं भी समझते हो तो भी चलेगा, क्वेश्चन इतने डीप से नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किए हैं ये तो एक टाइप का हो गया, ठीक है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, देखो एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। ठीक है, ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादातर यही डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य वितरण, या फिर इसी को मीन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, मीन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, माध्य वितरण, आंकड़ों का माध्य वितरण। ठीक है, तो
एक मीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माध्य वितरण होता है, एक टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब टी टेस्ट यूज़ करना रहता है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। अब देखो कैसे डिसाइड करते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यूज़ करेंगे। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मतलब कि कौन सा पैटर्न यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, अपने सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ग्राफ में पुट करने का कौन सा तरीका अपनाएंगे, वही होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल, देखो मैं बता दिया तुम लोगों को, ये होता है नॉर्मल। उसके अलावा क्या हो सकता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन बताया ना। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। देखो अगर हमारा सैंपल साइज, ये एन जो है ना, इसका मतलब है सैंपल साइज, कि आपके सैंपल में कितने यूनिट हैं, कितने भागीदार हैं, कितने लोगों ने आपके सैंपल में भाग लिया है। तो अगर ये हमारा सैंपल जो है 30 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सैंपल, ठीक है, वृहद निदर्श ऐसा कुछ इसको बोलते हैं। अगर आपके सैंपल की संख्या, सैंपल में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 30 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज सैंपल। अगर आपके सैंपल में भाग लेने वाले लोगों की, व्यक्तियों की संख्या 30 के बराबर या फिर 30 से कम है, 25 है, 22 है, 28 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल सैंपल, ठीक है। डेफिनेशन यही है, 30 से ज़्यादा है तो लार्ज, 30 के बराबर या 30 से कम है तो स्मॉल, ठीक है। तो एक तो ये आपको देखना है कि लार्ज सैंपल है कि स्मॉल सैंपल है। दूसरा आपको देखना है कि आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है कि नहीं, जो जनसंख्या है उसका मानक विचलन आपको पता है कि नहीं, मानक विचलन आपको पता है कि नहीं। ये दो चीज़ें देखनी है, सैंपल साइज और जनसंख्या का मानक विचलन कितना है, पता है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो अगर देखो अब मैट्रिक्स बनेगा, अगर लार्ज सैंपल है और आपको पता है, नोन का मतलब क्या है, ज्ञात है, जनसंख्या का जो मानक विचलन है वो ज्ञात है, और यहाँ पर क्या है, नॉट नोन मतलब कि अज्ञात है। तो अब मैच करना पड़ेगा, अगर लार्ज सैंपल है और पॉपुलेशन डेविएशन आपको ज्ञात है तो आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे। इसको याद करके जाना, क्वेश्चन में पूछ देगा कि पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन साइज जो है वो हमारा 50 है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमको ज्ञात है, तो हम लोग निम्न में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो लार्ज है और नोन है यानी कि ज्ञात है तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज है और ज्ञात नहीं है तब भी हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो लार्ज है और नोन है तब भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज है और ज्ञात नहीं है, अननोन है तब भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमको ये डेटा बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर लार्ज सैंपलिंग है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करोगे, क्योंकि पॉपुलेशन डेविएशन नोन हो चाहे अननोन हो, दोनों केस में आप क्या कर रहे हो, जेड ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगला मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सैंपल साइज स्मॉल है, 30 से छोटा है या 30 के बराबर है और नोन है, पॉपुलेशन डिविएशन जो है वो नोन है, तो फिर हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। एक ही कंडीशन ऐसी बनती है जहाँ पर आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करने का सुझाव दिया जा रहा है, कहाँ पर, जब आपका सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो क्या है, अज्ञात है, ठीक है। ये देखो अज्ञात वाला लाइन और स्मॉल वाला लाइन, जब ये दोनों मिलेगा तब हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया ये वाला टेबल, वैसे इसमें कुछ समझने वाला नहीं था, सब आप लोगों के सामने ही है, आया समझ में। चलो भाई अगला देखते हैं, क्राइटेरियन रीजन, इसको बोलते हैं प्रमाप क्षेत्र, ठीक है। एक और शब्द इसके लिए यूज करते हैं, निर्णय क्षेत्र। आप लोगों को और कोई शब्द मालूम है क्या, निर्णयन क्षेत्र और प्रमाप क्षेत्र, दो शब्द देखा हूं मैं इसका हिंदी में, कुछ मालूम है तुम लोग को, पढ़े हो कभी इसका हिंदी।
क्रांतिक क्रांतिक क्षेत्र बोलते हैं इसको, क्रांतिक। मनोहर श्योर हो ना? श्योर हो तो बताओ, फिर लॉन्च कर देता हूँ मैं वर्ड को यहाँ पे। मानदंड, अरे बहुत सारा शब्द आ गया यार। मानदंड आ गया, क्रांतिक आ गया, क्रांतिक एकदम श्योर नहीं हूँ। अरे चलो ठीक है, चलो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो मानदंड या क्रांतिक क्षेत्र या प्रमाप क्षेत्र या निर्णय क्षेत्र बोलो, सबसे सही मेरे को लगा निर्णय क्षेत्र। चलो होता क्या है क्राइटेरियन रीजन, पहले तो ये बताओ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक कई बार बता चुका हूँ, ये समझ में आया है कि नहीं तुम लोगों को, ये बताओ पहले बताओ भाई। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया है, जो बेल शेप वाला बताया, समझ में आया कि नहीं आया था ना समझ में? चलो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझ में आया था कि कैसे हाइपोथेसिस और ये जो शेप दिख रहा है ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है, वन टेल्ड टू टेल्ड अगर आप लोगों को समझ में आ गया था, तो क्राइटेरियन रीजन तो बहुत ही आसान है। देखो भाई, क्राइटेरियन रीजन का मतलब क्या है, ये आपने अपना सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ग्राफ आप बना लिए, अब देखो बढ़िया बेल शेप में आप लोगों को मिल गया है। तो ये बेल शेप का जो बनता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सममित। सममित बोलते हैं कि नहीं इसको, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है, एकदम सममित है। क्रांतिक सही है, कन्फर्मेशन आ गया है, क्रांतिक। चलो, तो ये जो बेल शेप का जो बनता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सममित या फिर सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अपन सिमेट्रिकल से ही समझ लेते हैं, बाकी ये नियम सब जगह लागू होगा, किसी भी टाइप का आपका शेप रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, सब में वही लागू होगा। अब देखो हम लोग, अरे तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? मैं ही कैसे लेफ्ट हो गया यार मीटिंग से, अजीब है। अच्छा एक चीज़ और है भाई, कोई है जो हमारा गूगल मीटिंग का लिंक लीक कर रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो। अगर पता चला तो उसी दिन मैं आपके पैसे वापस करके आपको ग्रुप से हटा दूंगा भाई, ठीक है। लिंक लीक नहीं करना है, चोरी नहीं करवाना है किसी और को। अब जो भी है, जिस भी कारण से कर रहा होगा, लेकिन लिंक लीक नहीं करना है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो क्राइटेरियन रीजन का मतलब क्या होता है? क्राइटेरियन रीजन का मतलब होता है कि ये जो आपने डेटा लिया है, ये सब क्या है, जो हमारा जो कर्व बना है, ये किससे बना है? डेटा से ही बना है ना। ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हो, ये डेटा को ही दर्शा रहा है, ये लाइन कोई अलग से अपन ला के नहीं रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप एक ऐसा लाइन खींच देते हो, ठीक है। वन टेल्ड में ऐसे एक साइड आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे। अब देखो वन टेल्ड का मतलब क्या था? वन टेल्ड का मतलब था कि जब केवल एक ही संभावना है, केवल एक ही संभावना है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, सॉरी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए। एक ही संभावना है, बता चुका हूँ भाई वन टेल्ड क्या होता है, ठीक है। तो एक ही संभावना है का मतलब क्या होगा, ये देखो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन से ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन से ज़्यादा है। अरे नल हाइपोथेसिस कहाँ है यार, ये तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। हाँ ठीक है ठीक है, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक ही संभावना है उसकी कि वो एक्सेप्ट हो जाए। कब? अगर हमारा पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ही संभावना है यहाँ पर, केवल एक संभावना है कि हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये ऐसा लाइन है
इसके इधर अगर आप आए, अगर आपका डेटा या आपका टेस्ट रिजल्ट अगर इस तरफ आया, मतलब कि इसका मतलब ये होगा अगर हमारा टेस्ट रिजल्ट इस तरफ आता है ना, ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं ना, अगर इस तरफ आता है हमारा टेस्ट रिजल्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा सैंपल मीन जो है, पॉपुलेशन मीन जो है, वो सैंपल मीन के बराबर नहीं है। ठीक है, नहीं है। इधर आएगा मतलब है पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन से ज़्यादा है, तो इधर आएगा तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, इधर आएगा तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवल एक ही संभावना थी ना, तो इसीलिए देखो आप क्या किए, अपने इस एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में केवल एक ही रिजेक्शन रीजन रखे हो आप, क्योंकि अगर आपका डेटा इस तरफ आता है, अगर आपका टेस्ट रिजल्ट ये राइट साइड में आता है, तभी आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अगर वो इधर आता है तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। एक ही संभावना है ना, वन टेल्ड है। ठीक है, तो आप आपका एक ही क्राइटेरियन रीजन था। तो ये जो हमारा है ना, ये वाला एरिया, जिस क्षेत्र में आने पे, जिस एरिया में अगर आपका डेटा आएगा तो आप अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, उसी एरिया को, ये जो पूरा एरिया है ना हमारा, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन रीजन। ठीक है, अब देखो टू टेल्ड वाले में देखो दो एरिया ऐसा है, दो क्षेत्र, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, दो क्षेत्र ऐसा है जहां अगर आपका टेस्ट रिजल्ट जाता है तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। दो संभावनाएं हैं, टू टेल्ड है। तो ये जो दो एरिया आपके पास है जहां जाने पे आपका डेटा या आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, हमारा क्राइटेरियन रीजन, CR। ठीक है, यहाँ पर एक ही था, यहाँ पे एक ही क्राइटेरियन रीजन था, यहाँ पे दो क्राइटेरियन रीजन है। क्यों? क्योंकि ये टू टेल्ड है, तो टू टेल्ड में दो क्राइटेरियन रीजन रहेगा, वन टेल्ड में एक ही क्राइटेरियन रीजन रहेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? क्यों, समझ में आया कि नहीं? हाँ, बॉर्डर के इस पार गया तो रिजेक्ट। हमको क्राइटेरियन रीजन समझना है, कहाँ रिजेक्ट होगा कहाँ एक्सेप्ट होगा उसको छोड़ो। ये जो लाइन में खींचा हूँ ना, ये जो लाइन इसके इस तरफ आया मतलब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्षेत्र हुआ इस लाइन के इस बार LOC है, ये LOC इसके इधर आए मतलब ये पूरा क्या है, हमारा क्राइटेरियन रीजन है। ठीक है, जो रेड में है ना, यही हमारा क्राइटेरियन रीजन है। तो ध्यान रखना, आपको समझना सिर्फ ये है कि क्राइटेरियन रीजन में घुसते ही आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला है देखो पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट, हाँ देखो पावर ऑफ टेस्ट क्या है, क्या लिखा है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। देखो अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको मैं पूरा साफ कर देता हूँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में मैं क्या बोला था, मैं इस बात के चांसेस कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा क्या है, पावर ऑफ टेस्ट, जांच की शक्ति। पावर ऑफ टेस्ट ये क्या बोलता है, इस बात की संभावना कितनी है कि नल हाइपोथेसिस वास्तव में फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको कर दो क्या, रिजेक्ट, इस बात की संभावना। जबकि पावर ऑफ टेस्ट क्या कहता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आप इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, इस बात की संभावना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों हमको संभावनाएं बता रही हैं,
दोनों जो टेस्ट है या दोनों जो मेजरमेंट है वो ये लोग हम लोगों को संभावना ही बता रहे हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये किस बात की संभावना बता रही है कि नल हाइपोथेसिस जो है हमारा वो ट्रू है, सही है, और हम उसको क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, इस बात की संभावना। जबकि पावर ऑफ टेस्ट है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आया समझ में? एक लाइन का है, ज्यादा कुछ नहीं है। आया समझ में सबको? पावर ऑफ टेस्ट ऐसे याद रखे रहना इसको। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस LOS जो है किसके विपरीत है, पावर ऑफ टेस्ट के। ठीक है, दोनों में हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में नल हाइपोथेसिस ट्रू है और पावर ऑफ टेस्ट में नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। आया समझ में कि नहीं? जल्दी बताओ। आवाज ब्रेक थोड़ी हो रही है। चलो, अगला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बड़ा मजेदार है। हाँ, फॉल्स को रिजेक्ट करेंगे तो पावर, ट्रू को रिजेक्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंस, ऐसे याद रख लो। अगला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मजेदार चीज है। लिखा क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैटिक इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कौन दिया था इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को? कौन दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया था। समझ में नहीं आया होगा लेकिन पढ़ के, है ना? देखो इसका फॉर्मूला क्या है, DF से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। D फॉर डिग्री, F फॉर फ्रीडम, कैपिटल D स्मॉल f। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, फॉर्मूला कैसे, क्या है इसका, n-1। अब ये n-1 ये क्या फॉर्मूला हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? आपके सैंपल में जितना भी इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4, ठीक है, इसमें से इंडिपेंडेंट पीसेस, स्वतंत्र चर कितने हैं? ठीक है, अब ये स्वतंत्र चर का मतलब क्या है? जब तक मैं इसको एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा शायद नहीं समझ में आएगा। देखो भाई, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हमको 5 नंबर्स लेने हैं, ठीक है, 5 नंबर्स हमको लेने हैं जिनका टोटल कितना होना चाहिए, जिनका टोटल होना चाहिए क्या कितना लेंगे अपन, 20, जिसका टोटल 20 होना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। 5 अलग अलग नंबर हमको लेना है, माइनस नहीं हो सकता, सब पॉजिटिव ही रहेगा, और इसका टोटल कितना होना चाहिए, 20। तो मैं एक ले लिया 3, ठीक है, एक नंबर में ले लिया 1, एक नंबर में ले लिया 5, ठीक है, एक नंबर में ले लिया 2, ठीक है। अब बताओ कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे पास। टोटल हमको कितना चाहिए, टोटल हमको चाहिए 20 चाहिए, ठीक है। अब जोड़ो इसको, 3 + 1 + 5 + 2 कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 हो रहा है। हमको टोटल कितना चाहिए है, 9, 11 हो रहा है ना इसका टोटल। इसका पूरा टोटल कितना हो रहा है, 11। हाँ हाँ, अब और कितना चाहिए 20 बनाने के लिए, 9 चाहिए और, ठीक है। तो देखो भाई, इंडिपेंडेंट पीसेस का मतलब क्या था, टोटल हमको कितना चाहिए था, टोटल हमको 5 संख्याएं चाहिए थी, उसमें से ये 4 मैं अपनी मर्जी से ले लिया, जो चाहा वो ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया। अब यहाँ पर 9 के अलावा और कोई संख्या नहीं ले सकता मैं, 9 ही लूंगा तभी 20 होगा टोटल, है कि नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिपेंडेंट कौन था, 3 इंडिपेंडेंट था, 1 इंडिपेंडेंट था, 5 इंडिपेंडेंट था, 2 इंडिपेंडेंट था। टोटल 5 चाहिए था, उसमें से कितने इंडिपेंडेंट थे, 4 इंडिपेंडेंट थे। कैसे पता चला, टोटल 5 चाहिए था, उसमें से 1 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 4, ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट था, ठीक है। इसी को, यही तो फार्मूला है ना हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या था, n-1। n मतलब कि टोटल कितना चाहिए, टोटल हमको चाहिए था 5, -1, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें, हमको 5 चाहिए था,
1 2 3 4 5, कुल 5 चाहिए था, उसमें से 4 हम लोग अपनी मर्जी से ले लिए कि नहीं, इंडिपेंडेंटली ले लिए। पांचवें को इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते, पांचवा हमको 9 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर बार n-1 करने से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। हमको एक ऐसी टीम बनानी है, क्रिकेट की टीम बनानी है, हमको क्रिकेट की एक ऐसी टीम बनानी है जिस टीम का एवरेज एज, खेलने वाले खिलाड़ियों का जो एवरेज एज है वो 25 होना चाहिए। ठीक है, 25 होना चाहिए एवरेज एज। अब देखो, कुल 11 लोगों को लेना है मेरे को, तो मैं एक को ले लिया, कितना, एक मैं अपन ले लेते हैं 21, ये हो गया एक में ले लिया 22, ठीक है, एक में ले लिया 23, एक में ले लिया 20, एक में ले लिया 30, एक में ले लिया 28, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे चलो जितना भी हो, टोटल 11 खिलाड़ियों की मैंने एज ले ली। अब 10 खिलाड़ियों की एज मैंने ले ली। ठीक है, 10 खिलाड़ियों का जब एज मैं लिया तो टोटल कितना आया, 250। ठीक है, पूरे 11 खिलाड़ियों का एवरेज एज होना चाहिए 25, तो जब पूरे 11 खिलाड़ी हम लोग ले लेंगे तो कितना होगा फिर हमारा टोटल, 275। टोटल हमेशा हमको कितना होना चाहिए, 275 होना चाहिए। मान लेते हैं 10 खिलाड़ियों की एज लेने के बाद मेरा टोटल कितना हो रहा है, 250। तो अब बचा कितना, 25 ही तो बचा ना। तो अब जो 12वां खिलाड़ी मैं लूँगा उसकी एज मेरे को 25 ही लेनी पड़ेगी। बाकी के 10 खिलाड़ियों की एज मैं अपने हिसाब से ले लिया, किसी का 21 ले लिया, किसी का 22 ले लिया, किसी का 23 ले लिया, किसी का 20 ले लिया, जैसी मर्जी वैसी ले लिया मैं। 10 खिलाड़ी जो थे इनकी एज इंडिपेंडेंट थी। जो 11वां खिलाड़ी था उसकी एज अब मेरे को मजबूरन 25 ही लेनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, टोटल n कितना है मेरा, 11 -1 कर दो, कितना आया, 10 आया। 10 खिलाड़ियों की एज जो है मैं इंडिपेंडेंटली ले लिया था, 11वें खिलाड़ी की एज मैं इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाया, मेरे को 25 ही लेना पड़ा। तो ये है क्या, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आया समझ में? हमेशा क्या होगा इसका फॉर्मूला, n-1, क्योंकि जो आखिरी वेरिएबल रहेगा उसको छोड़ के आप बाकी वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली कुछ भी ले सकते हो। जो आखिरी वेरिएबल रहेगा उसी में आप मजबूर रहोगे कि बस यही नंबर हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेल्ड टेस्ट आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, 2 टेल्ड टेस्ट भी 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधे आते हैं अपन किस में, टेस्टिंग एरर में। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप करोगे, समझ में आया कि नहीं सबको, जल्दी बोलो, समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो बस इतना याद रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे डिनोट करते हैं, DF से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1, और इसको दिया कौन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, वो दिया है इसको। मैं समझा इसलिए देता हूँ क्योंकि कभी कभी स्टैटिस्टिक्स में या रिसर्च में ना कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा। अब वो चीज़ क्या है, रटने से काम चलती नहीं है। अगर आपको थोड़ी समझ है उस चीज़ की तभी आप उसका आंसर ढूंढ पाओगे। हर चीज़ को मैं रटवा भी नहीं सकता ना। तो जब आप हाइपोथेसिस करते हो तो इंसान ही हाइपोथेसिस करता है, उसमें गलती भी हो सकती है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में गलतियों का नामकरण किया गया है। ठीक है, क्या क्या नाम रहता है, देखो H0 का मतलब क्या होता है, H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ कोई एरर आया ही नहीं। नल हाइपोथेसिस ट्रू था तो एक्सेप्ट ही होना चाहिए था। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है तो कोई एरर हुआ ही नहीं। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर। कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी बोलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, टाइप 1 एरर समझ में आया ना? टाइप 1 एरर मतलब कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी को अभी हम लोग किस नाम से पढ़े हैं बताओ?
नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, किस नाम से पढ़े हैं इसको अभी हम लोग थोड़ी देर पहले? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बिल्कुल सही, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताया था ना। इस बात की संभावना कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस गलती की संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, दूसरा आते हैं, नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, झूठ था आपका नल हाइपोथेसिस, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सॉरी, नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखो ये वाला लाइन किसका है? रिजेक्ट का है। तो जब फॉल्स था तो रिजेक्ट ही होना चाहिए था। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट ही होना चाहिए था। नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ कोई एरर नहीं हुआ, एकदम सही हो गया, राइट हो गया सब चीज़। गलती कब होगी? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 एरर या फिर बीटा एरर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जवाब भी दे दो। टाइप 2 एरर जो है इसको अभी किस नाम से मैं बताया हूँ आप लोगों को? पावर ऑफ टेस्ट। अरे सॉरी, गलत बोल दिया मैं, गलत बोल दिया। टाइप 2 एरर नहीं, ये वाले सिचुएशन को, ये जो सही वाला सिचुएशन है इसको, नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हम लोग क्या बोले थे अभी थोड़ी देर पहले? पावर ऑफ टेस्ट बोले थे। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट में वही है ना, हाइपोथेसिस आपका फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, जो सुलूक उसके साथ होना चाहिए था वही सुलूक आपने उसको किया, तो पावर ऑफ टेस्ट। इसको मैं ना ऐसे याद किया था, पावर ऑफ टेस्ट मतलब कि क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार आपने किया, और जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए आपको ताकत चाहिए। जब आप पावरफुल पोजीशन में होते हो ना, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो कमज़ोर आदमी नहीं कर पाता। गलत आदमी के सामने भी उसको झुकना पड़ता है, गलत के सामने चुप रहना पड़ता है। ठीक है, तो पावर आ गया ना इसमें, तो जब पावर रहेगा तभी तो आप जैसा सुलूक करना है वैसा ही करोगे ना। फॉल्स था तो उसको रिजेक्ट कर दिए, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगला है भाई, इतनी बातें समझ में आई? ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हमारा थोड़े टाइम के लिए चला गया, अब थोड़ी देर के बाद आएगा टेक्निकल पार्ट, अब बढ़िया इजी वाला चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज सिर्फ पेपर 1 की क्लास होगी, ठीक है, पेपर 2 की क्लास नहीं होगी। रिसर्च डिज़ाइन अगला स्टेप है हमारा, रिसर्च डिज़ाइन। अभी तक हम लोग किस में थे? हाइपोथेसिस वाले स्टेप में थे। स्टेप ऑफ रिसर्च चल रहा है भाई, भूल गए होगे आप लोग, काफ़ी टाइम से यही सब चल रहा है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च चल रहा था। तो रिसर्च प्रॉब्लम हो चुका है, लिटरेचर रिव्यू हो गया है, और अभी अभी हम लोग ये वाला स्टेप को कंप्लीट किए हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग कहाँ आ गए? अगले स्टेप में आ गए। अगला स्टेप क्या था हमारा, देख लेते हैं। अगला स्टेप है हमारा रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान अभिकल्प। कल मनोहर बताया था, अनुसंधान अभिकल्प में आ जाओ। अनुसंधान अभिकल्प का मतलब क्या है? मैं आप लोग को बताया था शुरू में ऐसी शॉर्ट में कि रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप अपना रिसर्च कैसे करना प्लान कर रहे हो, कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर मैं ऐसे सैंपल बनाऊँगा, फिर मैं ऐसे डेटा कलेक्शन करूँगा, मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं ये रखूँगा, मेरा नल हाइपोथेसिस ये रहेगा, मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये रहेगा, मैं ये वाला टेस्ट यूज़ करूँगा, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करूँगा, ऐसे आप प्लानिंग कर रहे हो। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एक तरीके से इस बात की प्लानिंग है कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे उसका क्रियान्वयन करोगे। रिसर्च करने का तो आप डिसाइड कर लिए, आप अपना पर्पस भी डिसाइड कर लिए, लेकिन अब रिसर्च करोगे कैसे, ये ही बताता है कौन हमको? रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है। ठीक है, इसीलिए विचार को क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं ना मैनेजमेंट में। आप डिसाइड करते हो कि क्या करेंगे फ्यूचर में, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो प्लानिंग होती है। तो याद रखना, रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, वैचारिक संरचना है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिसर्च प्लान। ठीक है, अच्छा एक ये चीज़ भी याद रखना कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, मोस्ट रिसर्च स्टडीज़ डू नॉट रिजल्ट इन एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, यानी कि ज़्यादातर बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जो कोई महत्वपूर्ण निर्णय हमको नहीं देते, कोई बहुत महत्वपूर्ण
निष्कर्ष हमको नहीं देते हैं। किस वजह से? उनके फॉल्टी यानी कि गलत रिसर्च डिज़ाइन के चलते। सिर्फ रिसर्च डिज़ाइनिंग गलत होती है, इसी कारण बहुत सारा रिसर्च जो होता है वो कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमको नहीं निकाल के दे पाता। ठीक है, इस चीज़ को क्वेश्चन बना के दे चुका है एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन था कि मोस्ट रिसर्च स्टडीज डू नॉट रिजल्ट इन एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बिकॉज ऑफ, उसके बाद ऑप्शन था ऐसे, हाइपोथेसिस या गलत हाइपोथेसिस, रॉन्ग हाइपोथेसिस, सैंपल साइज, उसके बाद डेटा कलेक्शन, और आखिरी में ऑप्शन था रिसर्च डिज़ाइन। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया और आपको अलग से मैं इस चीज़ को बताऊंगा नहीं, तो आपको लगेगा कि यार हाइपोथेसिस गलत रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, सैंपल गलत रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा गलत यूज़ करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, रिसर्च डिज़ाइन गलत होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब क्वेश्चन गलत है, एक काम करो कुछ भी मारो आगे चलो, बाद में एनटीए को हटा देगी, आपको यही लगेगा, पर ऐसा है नहीं। क्या है कि कुछ स्टेटमेंट अगर किसी फेमस बुक में आ गया तो एग्ज़ाम लेने वाले उसको ना पत्थर में लिखी हुई लकीर मान लेते हैं कि बस अब उसको गलत नहीं बोला जा सकता, कुछ भी हो हम उसी को सही मानेंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत फेमस किताब CR कोठारी में लिखी जा चुकी है। CR कोठारी रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप किसी से भी पूछोगे ना तो एक नाम वो CR कोठारी जरूर लेगा, तो उस बुक में ये लाइन लिखा हुआ है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, किसी ग्रंथ में लिखे हुए श्लोक के बराबर है भाई, उतना ही सच है ये। तो इसमें हम लोग बहस नहीं करेंगे, याद रख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर क्या रहेगा, रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? रिसर्च डिज़ाइन जो है वो हमको ये बताता है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, आंकड़ों का संकलन कैसे करेंगे, उनका मापन कैसे करेंगे और उनका विश्लेषण कैसे करेंगे। तो विश्लेषण यार मैं सीखना भूल गया कैसे लिखना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें कुछ गलत दिख रहा है मेरे को, विश्लेषण लिख के बताओ तो यार हिंदी में। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे उसका ये ब्लूप्रिंट रहता है। ब्लूप्रिंट का मतलब भी होता है प्लानिंग, ब्लूप्रिंट, विश्लेषण, अच्छा ऐसे लिखते हैं, आधा स आता है क्या वी के बाद? ठीक है, अच्छा अब एक कौन सी चीज़ें हैं जो रिसर्च डिज़ाइन को अच्छा बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहले है मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारी या सूचना का स्रोत कितना अच्छा है। ठीक है, जानकारी का स्रोत जितना अच्छा रहेगा आपका रिसर्च डिज़ाइन उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका जो स्टाफ है, हो सकता है आप अकेले रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल के रिसर्च कर रहे हो, तो वो आपका स्टाफ कितना अवेलेबल है, दिन में केवल 2 ही घंटा अवेलेबल है कि 1 ही घंटा अवेलेबल है, और वो लोग कितने स्किल्ड हैं। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन कितना अच्छा है। उसके बाद आपके रिसर्च का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना अच्छा है, ये ना वो सारे फैक्टर्स भी हैं जिसके हिसाब से आप अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाते हो। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर भी मान के चलना इनको जो आपके रिसर्च डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं या आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ प्रॉब्लम, आपका रिसर्च का नेचर जो है वो किस तरीके का है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सप्लोरेटरी है वो, और उसके बाद आपके पास टाइम और पैसा कितना अवेलेबल है रिसर्च करने के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, देखो टाइम, मनी, ठीक है, स्टाफ, ये सब शब्द बोल देगा ना तो ऐसे मत सोचना कि इसका रिसर्च से क्या लेना देना, ये सब है भाई, सब चीज़ को आपको ध्यान में रख के अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाना है। अब किस किस टाइप के रिसर्च के लिए आप कैसा डिज़ाइन रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो, जल्दी से बताओ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसको बोलते हैं, याद है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में कुछ बताओ तो 1-2 लाइन, या कुछ कीवर्ड बता दो उसके बारे में।
अरे कैसे, कोई आंसर नहीं आ रहा है? आवाज़ नहीं जा रही है क्या मेरी? बहुत कम ज्ञान रहता है उसमें, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। या जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता उसके बारे में नया ज्ञान इकट्ठा करने के लिए हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप बहुत कम जानते हो या बिल्कुल नहीं जानते, उसके बारे में कुछ जानना है तो आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा कि हम लोग हर संभावनाओं को क्या करेंगे, समेट लेंगे भाई, हर किसी भी संभावनाओं को हम लोग नकारेंगे नहीं। तो इसीलिए जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो तो आप फ्लेक्सिबल डिज़ाइन रखते हो, ठीक है। यानी आपका जो रिसर्च डिज़ाइन रहेगा, जो अनुसंधान अभिकल्प रहेगा, उसका लचीलापन ज़्यादा रहेगा। लचीलापन का मतलब वही है, ज़्यादा रिजिड नहीं रहोगे, ठीक है, ज़्यादा नियम के हिसाब से आप नहीं चलोगे। सेकेंडरी सोर्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में ऑलरेडी कोई कुछ नहीं जानता, उसके बारे में प्राइमरी डेटा आप क्या कलेक्ट करोगे? तो जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी पहले से अवेलेबल है, उसी को आप यूज़ करोगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करोगे आप, ठीक है। गैर प्रायिकता ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, गैर प्रायिकता निदर्शन का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव या फिर डायग्नोस्टिक। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या बताया था मैं, सिर्फ व्याख्या करना है आपको, क्या है सिर्फ ये बताना है, सिर्फ व्हाट का आंसर करना है, ठीक है। तो अब वो चीज़ क्या है, यानी कि क्या का मतलब क्या होता है, आप सत्य की खोज कर रहे हो, रियलिटी को जानने का प्रयास कर रहे हो। तो जब आप रियलिटी को जानने का प्रयास कर रहे हो तो आप बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। आप 100 संभावनाएं लेके चलोगे तो आप एक रियलिटी को कैसे जानोगे, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च के लिए आपको रिजिड डिज़ाइन आपको रखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल का उल्टा है, ठीक है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा लचीलापन नहीं रहेगा आपके डिज़ाइन में। एक सर्टेन स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त हो। बायस का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अभी बताया ना, एक निश्चित क्रम में आपको करना है, निश्चित एक स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करोगे। एक्सप्लोरेटरी में नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करोगे। अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप कर रहे हो, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस रिसर्च, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अगर आप कर रहे हो, अगर आप प्रयोगात्मक अनुसंधान कर रहे हो या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च आप अपना रहे हो, तो इसके लिए आपके पास 5 अलग अलग क्या है रिसर्च डिज़ाइन आपको सजेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? प्रोफेसर R.A. फिशर के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए जो रिसर्च डिज़ाइन है, अनुसंधान अभिकल्प है, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? तो उसका आंसर क्या रहेगा? R.A. फिशर, ठीक है। अब R.A. फिशर ने ये जो 5 सैम्पलिंग डिज़ाइन दी है उसका नाम आपको याद रखना है भाई। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि पूर्व प्रयोगात्मक अनुसंधान, पूर्व प्रयोगात्मक अनुसंधान, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये करते हैं कि पहले एक बार आप डेटा इकट्ठा करोगे एक्सपेरिमेंट करने के पहले, और एक बार आप डेटा इकट्ठा करोगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। 2 वेरिएबल आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट करने के पहले क्या डेटा निकला और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या डेटा निकला। मतलब कि आपने सपोज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स को आप बोल दिए कि सेल्फ स्टडी करके पेपर दो, और एक बार आप बोले कि आप कोचिंग करके पेपर दो। तो 2 बार आपने उनका डेटा निकाला, ठीक है। सेल्फ स्टडी अगर 50 लोग 50 स्टूडेंट्स थे और आपने उनको बोला कि सेल्फ स्टडी करके नेट का पेपर दो, तो पहले आप देखोगे कि बिना कोचिंग करवाए कितने लोगों का नेट निकला, ये आपका एक डेटा हो गया। उसके बाद आप फिर से उन्हीं 50 लोगों को क्या किए, कोचिंग प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद आप देखें कि कोचिंग करने के बाद कितने लोगों का डेटा निकला। तो एक बार आपने एक्सपेरिमेंट करने के पहले का डेटा लिया, एक बार आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद का डेटा लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है?
एक मिनट है, मैं शायद उल्टा बोल दिया। एक मिनट है, मैं शायद गलत बोल दिया, देख लेता हूँ मैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। हाँ यार, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। प्री एक्सपेरिमेंटल में हम लोग सिर्फ डेटा जो है एक्सपेरिमेंट करने के पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बस हम लोग ये देखते हैं कि सेल्फ स्टडी से कितने लोग नेट निकाल सकते हैं या नेट निकाल चुके हैं, बस इसका डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे और इन्हीं के ऊपर फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है। जो मेन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी आपका है, जैसे कोचिंग प्रोवाइड करवाना, वो आपका एक्सपेरिमेंट है, उसी पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कोचिंग प्रोवाइड करने के पहले सेल्फ स्टडी वालों का बस आप क्या करोगे, डेटा लोगे, ठीक है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो मैं लिखा हूँ ना, उसमें वही वाला होगा जो मैं अभी बोला। इसमें आप दोनों डेटा इकट्ठा करोगे, एक्सपेरिमेंट करने के पहले, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी कोचिंग के पहले वाला भी डेटा आप लोगे, कोचिंग के बाद वाला भी डेटा लोगे, ठीक है। क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करने में हमको मदद करता है। क्वेसी का मतलब वही है, कारण और प्रभाव, इन दोनों के बीच का संबंध बताने के लिए वो बोलता है या जानने में मदद करता है, ठीक है। ये क्वेसी एक्सपेरिमेंट 2 बार लिखा गया है। लास्ट है फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन मतलब कि जब आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये जानने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से घटक जो हैं किसी एक प्रकार के प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि रोजगार में कमी आना, ये एक प्रभाव है। अब ये रोजगार में कमी जो है वो कौन कौन से फैक्टर की वजह से आ सकता है समाज में, तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करोगे, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में? उसके बाद R.A. फिशर ने फैक्टोरियल, चलो एक बार देखना वीडियो को फिर से, अगर फैक्टोरियल समझ में नहीं आया तो आ जाएगा समझ में। R.A. फिशर ने रिसर्च डिज़ाइन बनाते समय ये 3 सिद्धांत दिए हैं भाई, ठीक है। पहला सिद्धांत होता है प्रतिलिपिक सिद्धांत, प्रतिलिपिक सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है, या प्रतिलिपि का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि आप जो रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हो अपना, जो आप रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके देखो, बार बार रिपीट करने पे सेम रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा वाला रिसर्च डिज़ाइन आपको बनाना है। रेप्लिका मतलब होता है कॉपी, ठीक है, नकल। तो हमारा रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा टेस्ट जो है वो बार बार हो, ठीक है, ताकि बार बार हम करें और हर बार हमको सेम रिजल्ट मिले, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन हमारा होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, यानी कि यादृच्छिक सिद्धांत। इसका मतलब ये है, यादृच्छिक सिद्धांत बोलते हैं भाई रैंडमाइजेशन को, ठीक है। यादृच्छिक सिद्धांत लिखते हैं, यादृच्छिक सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें रिसर्चर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को कंट्रोल ना कर पाए,
कुछ हद तक कंट्रोल कर सके और कुछ हद तक वो कंट्रोल ना भी कर पाए। ठीक है, सब कुछ अगर मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं रिसर्च कर रहा हूँ और सारे वेरिएबल्स मेरे कंट्रोल में है, तो फिर तो रिसर्च का जो रिजल्ट मैं चाहूँ वो निकलवा सकता हूँ मैं, है ना। तो R.A. फिशर ये बोलते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होगा वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें रैंडमनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा सिचुएशन, पूरा का पूरा वेरिएबल मेरे रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का मतलब है स्थानीय नियंत्रण। स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत ये कहता है कि कुछ ऐसे वेरिएबल भी होने चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट में, कुछ ऐसे बाहरी या बाह्य चर भी होने चाहिए जो आपके रिजल्ट को प्रभावित तो करती हैं, लेकिन उन चरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, 2-3 टाइप के चर हो सकते हैं भाई आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। जैसे कि एक होता है और ये भी लैग कर रहा है। एक होता है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल में 2 टाइप का रहेगा, एक कंट्रोल्ड, दूसरा रैंडम। ठीक है, तो R.A. फिशर का एक सिद्धांत ये बोलता है कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल्ड वेरिएबल के साथ साथ कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होने चाहिए जिसको आप कंट्रोल ना करो, जो थोड़े से रैंडम होने चाहिए। देखो ये जो रैंडम वाला है ना कंट्रोल, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन R.A. फिशर ये बोल रहे हैं कि आप सारे वेरिएबल्स को खुद कंट्रोल मत करो, कुछ को खुद डिसाइड करो कि ये वेरिएबल ऐसा होना चाहिए और कुछ को रैंडम रहने दो, आप डिसाइड मत करो। तो एक सिद्धांत हो गया ये, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन हो गया ये। तीसरे टाइप का चर जो है वो क्या होता है? अनकंट्रोलेबल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य चर। तो R.A. फिशर का एक ये भी सिद्धांत है कि आपके एक्सपेरिमेंट में ना कुछ ऐसे वेरिएबल भी होने चाहिए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। रैंडम वेरिएबल जो है वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, पर आप उसको कंट्रोल करो मत, वो ये कह रहा है। जबकि तीसरा जो सिद्धांत है लोकल कंट्रोल का, स्थानीय नियंत्रण का जो सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ ऐसे वेरिएबल भी होने चाहिए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, तो इन 3 सिद्धांतों का आपको पालन करना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं भाई? चलो लास्ट देखते हैं हम लोग सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या था? वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, बार बार सैम्पलिंग पॉपुलेशन आ ही रहा है। अगर ये आपका पूरा रिसर्च एरिया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, शुरू में ही वैसे मैं बता चुका हूँ। अब आप पूरे पॉपुलेशन पे आप रिसर्च तो कर नहीं सकते, पूरे रायपुर के लोगों पे आप रिसर्च थोड़ी कर लोगे। तो आप क्या करोगे? आप इस पूरे पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा ले लोगे, जो ये आप ये सैंपल ये मान के लोगे, इस छोटा सा हिस्सा ये जो है आप ये सोच के सेलेक्ट करोगे, आप ये मानोगे कि पूरे पॉपुलेशन में जितने भी टाइप की क्वालिटीज़ हैं, जितने भी टाइप के फीचर्स हैं, जितने भी टाइप की विशेषताएं हैं, ठीक है, वो सब इसमें शामिल हैं। अगर इस पूरे पॉपुलेशन में 3 विशेषताएं हैं तो इस सैंपल में भी वो तीनों विशेषताएं मौजूद हैं। आप ये मानते हुए पूरे पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा आप ले लोगे और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या लिखा जा रहा है? सैंपलिंग जो है क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सही लोग, सही वस्तु या सही घटनाओं को हम लोग क्या करते हैं? उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स चूजन फ्रॉम लार्जर ग्रुप। लार्जर ग्रुप को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन या जनसंख्या। पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या। ये लार्जर ग्रुप है, बहुत बड़ा समूह है। इसमें से इंसान का, वस्तुओं का हम लोग एक छोटा सा नंबर उठा रहे हैं।
एक छोटा सा हिस्सा उठा रहे हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल। ठीक है, यानी देखो भाई, सैंपल में लोग भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकता है। चावल खरीदने जाते हैं तो हम लोग चावल का सैंपल लेते हैं ना, चावल क्या है, वस्तु है। तो इंसानों का भी सैंपल हो सकता है, वस्तुओं का भी सैंपल हो सकता है। ठीक है, अब ये जो सैंपलिंग में है इसमें हम लोग कौन कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, शब्दावली क्या क्या यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, आपको रायपुर के लोगों पे स्टडी करनी थी तो रायपुर आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हो गया ना। भले आप रायपुर के कुछ ही लोगों को सैंपल लेके स्टडी करोगे, लेकिन आपका मकसद क्या था, पूरे रायपुर के लोगों के बारे में जानना। सिर्फ वो सैंपल में जो लोग हैं उनके बारे में जानना आपका पर्पस नहीं था। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अध्ययन, विषय, अध्ययन का विषय। एलिमेंट यानी कि तत्व, तत्व किसको बोलेंगे, वन क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में बहुत सारी क्वालिटी हैं। ठीक है, मेल, फीमेल, एज, ठीक है, इनकम, ये सब क्वालिटी होती है। तो किसी एक क्वालिटी को हम लोग एक एलिमेंट या एक तत्व बोलेंगे। ठीक है, किसी एक विशेषता को या एक चरित्र को एक तत्व या एक एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, सैंपल का मतलब तो बता ही दिया, पूरे बड़े पॉपुलेशन का, बड़े समूह का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पॉपुलेशन की सभी विशेषताएं मौजूद हैं, ऐसा हम लोग मानेंगे। सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग यूनिट मतलब कि आपके सैंपल में बाय द वे 5 लोग हैं। ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे लोग हैं, तो एक व्यक्ति को मैं एक सैंपल यूनिट बोलूँगा, यानी कि निदर्श इकाई। सैंपल को हिंदी में निदर्श बोलते हैं, सैंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, निदर्श। निदर्श कौन के साथ आता है कि शक्कर के साथ आता है। कोई नया स्टूडेंट पढ़ेगा मेरे से तो सोचेगा कि कितना गधा आदमी है, लिखना तक नहीं आता करके। ठीक है, तो आपके निदर्श का एक भागीदार, एक व्यक्ति जो है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल यूनिट। निदर्श इकाई, हाँ निदर्श इकाई बता रहा था मैं। ठीक है, सैंपलिंग प्रोसेस तो पहले ही बता दिया। सेंसस यानी कि जनगणना, इसका मतलब क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब किसी पॉपुलेशन में जितनी भी क्वालिटीज हैं, एक पॉपुलेशन में 1000 क्वालिटी हो सकती है। वो तो जब हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तब हम लोग उसमें से 4-5 क्वालिटीज को ही सेलेक्ट करते हैं कि भैया इतने ही पे करेंगे, बाकी पे नहीं कर पाएंगे, बाकी पे कोई और करेगा। लेकिन सेंसस का मतलब क्या होता है, सेंसस का मतलब होता है एक पॉपुलेशन में जितनी भी विशेषताएं मौजूद थी, सभी विशेषताओं का अध्ययन करना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनगणना या सेंसस। ध्यान रखना भाई, पॉपुलेशन और सेंसस में अंतर है। पॉपुलेशन मतलब कि आपका सब्जेक्ट स्टडी एरिया, रायपुर कर रहे हो तो रायपुर आपका पॉपुलेशन हो गया। जबकि सेंसस का मतलब इस एक पॉपुलेशन में जितनी भी सारी विशेषताएं मौजूद हैं उनका अध्ययन करना, उसको सेंसस बोलते हैं। ठीक है, सोर्स लिस्ट या फिर सैंपलिंग फ्रेम किसको बोलेंगे, कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि आप एक सैंपलिंग फ्रेम बनाते हो। जब आप रिसर्च करना शुरू करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने सैंपल का एक सैंपल फ्रेम बनाओगे। फ्रेम का मतलब क्या होगा, आप लिखोगे कि आपके सैंपल में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, सब कुछ आप लिख लोगे। आपके सैंपल में मेल फीमेल हो सकते हैं, आपके सैंपल में एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो सकते हैं, आपके सैंपल में मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं, आपके सैंपल में पुअर और रिच हो सकते हैं, आपके सैंपल में लोकल और माइग्रेटेड लोग हो सकते हैं, यानी कि वहीं स्थानीय लोग और बाहर से आए हुए लोग। ऐसे तो क्या क्या क्वालिटी आपके सैंपल में हो सकती है, इसका जो मेन्यू हम लोग बनाते हैं ना, होटल में जाते हैं तो मेन्यू देखते हैं ना कि क्या क्या खाना यहाँ मिल सकता है, वैसे ही सैंपल में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस मेन्यू को, एलिमेंट के मेन्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, सैंपलिंग फ्रेम या फिर सोर्स लिस्ट। ठीक है, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में पहले ही बता चुका हूँ। पॉपुलेशन के विशेषताओं को, जनसंख्या की विशेषताओं को आप पैरामीटर या प्राचल बोलते हो। पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं प्राचल। जो आपका पॉपुलेशन है उसकी विशेषताओं को आप पैरामीटर या प्राचल बोलोगे। ठीक है, और सैंपल की विशेषताओं को आप क्या बोलोगे, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अरे फिर से रिपीट हो गया ये। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं। कल
और परसों में हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। मनोहर क्या बोल रहे हो दोस्त? मनोहर कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोलना चाहते हो क्या? अरे यार, आप लोग हैंड रेस करते हो फिर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते। कुछ बोलना चाहते हो? अरे तो हैंड रेस क्यों कर रहे हो फिर? अब सैम्पलिंग कर कैसे सकते हैं हम लोग? तो देखो भाई, सैम्पलिंग करने के दो तरीके हमको बताए गए हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। थोड़ा सा भी अगर सैम्पलिंग के बारे में पढ़े हो तो ये दो शब्द तो सुने होंगे। इसको बोलते हैं यादृच्छिक निदर्शन या फिर गैर यादृच्छिक निदर्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन सा आता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, सामान्य यादृच्छिक निदर्शन। उसके बाद होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक को बोलते हैं चरणबद्ध। सैम्पलिंग के नाम का ना एक बहुत सारा नाम है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा को हिंदी में बोलते हैं समूह। एक मिनट में देख लेता हूँ, गलती ना हो जाए, हिंदी देख लेता हूँ, हिंदी हिंदी। हमेशा जीवन में मानसिक शांति की तरफ ही बढ़िए, कभी भी पैसे की तरफ मत भागो, कभी भी दूसरी चीज़ों के पीछे मत भागो, कभी भी अपने मेंटल पीस के साथ समझौता मत करो। हर वो चीज़ छोड़ दो जीवन में जो आपके मेंटल पीस को ख़त्म कर रही है, वो चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कोई नौकरी हो, कोई व्यक्ति हो, पैसा हो, कुछ भी चीज़ हो। अगर कोई चीज़ आपकी मानसिक शांति को ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही है ना, बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दो यार। कोई भी चीज़ मानसिक शांति से बढ़ के नहीं है। क्यों, मानते हो कि नहीं? बताओ। कहाँ गया स्तरित? मैं भी देख लेता हूँ, मेरे पास भी बुक है। नहीं, लेकिन अपन कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें भी आती हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत झेल लेंगे, लेकिन ये चीज़ हाथ से नहीं जाने देते। अरे बरखा, इतने कम उम्र में तुम ये सब देख ली, अच्छा नहीं लगा जान के। कहाँ गया? बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा, स्ट्रेटा को ही आप स्तरीकृत बता रहे थे क्या? मेरे को लगा आप सिस्टमेटिक को बता रहे थे। बिल्कुल सही, सुकून से बढ़ के और कुछ नहीं यार। स्ट्रेटा को बोलते हैं स्तरीकृत। पहले मैं सबका हिंदी नाम बता देता हूँ, फिर उसका मतलब बताऊंगा। क्लस्टर का मतलब होता है समूह, समूह निदर्शन, समूह, समूह निदर्शन। ठीक है, चलो एक एक करके अपन समझते जाते हैं। लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, एक एक उसकी मेन क्वालिटी बताऊंगा, उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है आप आंख मूंद के, सबसे अच्छा इसको यही बोल सकता हूँ मैं, आंख मूंद के बिना किसी नियम, बिना किसी टोटके के आप लोगों का सिलेक्शन कर लेते हो। ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। किसी नियम का पालन नहीं करते आप कि जो नीला शर्ट पहने रहेगा उसी को बस मैं लूँगा, ठीक है, सुबह सुबह बस मैं सैम्पलिंग करूँगा, शाम को 7 बजे के बाद कोई कॉल करके मेरे को बताएगा तो मैं उसका आंसर नहीं सुनूंगा। आप कुछ नहीं सुनते, एकदम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आँख मूंद के आप लोगों को सेलेक्ट कर लेते हो। वो हो गया आपका क्या? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड,
ठीक है, कंप्लीटली रैंडम, ऐसे आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सिस्टमैटिक में क्या होता है, अरे यार सॉरी, मैं पहले आप लोगों को प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब तो बताया ही नहीं। पहले प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, यादृच्छिक, मैं अपने अंदाजे से, अरे यार यादृच्छिक, अरे यादृच्छिक निदर्शन, न्याय दर्शन भी बोलते हैं ना इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हो जिसमें किसी पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, इसमें से कोई भी इंसान सेलेक्ट हो सकता है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, या कोई भी सेलेक्ट ना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ना भी हो। ठीक है, मतलब ये जो आपका पॉपुलेशन है, इसमें जो लोग हैं, इसमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि इस आधार पे मैं सेलेक्ट होऊंगा ही नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसी को बोलते हैं, नाम ही है ना प्रोबेबिलिटी, जिसमें सभी की संभावना बराबर है, सभी के सैंपल में सेलेक्ट हो जाने की संभावना बराबर है। ठीक है, किसी भी कारण से ऐसा नहीं हो सकता पहले से कि डिसाइड हो जाए कि भाई मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें आपके सैंपल में सेलेक्ट होने की संभावना पहले से पता नहीं रहेगा हमको। ठीक है, बराबर रहेगी, भाई हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकती। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको बोलेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी या फिर गैर यादृच्छिक न्याय दर्शन। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, संभावना इसमें भी रहेगी आपके सैंपल में सेलेक्ट होने की, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, क्या, यहाँ कुछ क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ एक क्राइटेरिया रहेगा, कुछ एक मापदंड रहेगा। अगर, या इसी को हम लोग ना आसान भाषा में एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, एलिजिबिलिटी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं योग्यता। अब सैंपल में सेलेक्ट होने की संभावना आपकी तभी रहेगी अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, अगर आप एलिजिबल हो, तब आपकी संभावना रहेगी सैंपल में सेलेक्ट होने की। नॉन प्रोबेबिलिटी में यही होता है, इसमें पहले ही पता चल जाएगा कि आपके चांसेस भी हैं कि नहीं है सैंपल में सेलेक्ट होने के। जैसे कि उदाहरण के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितने लोग नेट क्वालिफाइड हैं वही लोग एपी का एग्जाम दे सकते हैं, बोलती है कि नहीं। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि जितने लोग नेट क्वालिफाइड हैं सब एपी बन जाएंगे, वो ये नहीं बोलती। वो सिर्फ ये बोलती है कि एंड में जितने लोग भी एपी बनेंगे वो वही लोग बनेंगे जिनका नेट क्वालिफाइड है। तो आप इस एपी वाले ग्रुप में आ पाओगे कि नहीं, वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा। मतलब इस बात की संभावना कि आप ये एपी वाले ग्रुप में आ पाओगे कि नहीं, इस बात की संभावना जो है वो पहले ही तय हो जाएगी। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तब इस बात की संभावना है कि आप एपी वाले ग्रुप में आ सकते हो। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो ही नहीं तो इस बात की संभावना भी खत्म हो गई कि आप एपी वाले ग्रुप में आ सकते हो। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में संभावना भी तभी बनेगी जब आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, जबकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पहले से कुछ भी आप नहीं बोल सकते। ठीक है, शुरुआत में आपकी संभावना 100% रहेगी। ये है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब आंख मूंद के सैंपलिंग कर लेना। सिस्टमैटिक यानी कि यहाँ पर भी आप कोई नियम नहीं रखते, लेकिन आप ये बोल देते हो कि हम लोग क्या करेंगे, सबको लाइन में खड़े कर देते हैं। ठीक है, सारे व्यक्तियों को हम लोग ऐसे लाइन में खड़े कर देते हैं। जिसको जहाँ पे खड़े होना है, जिसको पहले खड़े होना है वो पहले खड़े हो जाए, जिसको बाद में खड़े होना है वो बाद में खड़े हो जाए, जिसको 3rd नंबर में खड़े होना है वो 3rd नंबर में खड़े हो जाए। आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल रैंडम हो, सबको आप लाइन में खड़े कर दिए। उसके बाद आप बोल दिए कि एक एक को छोड़ के हर दूसरा व्यक्ति सैंपल का पार्ट बनेगा, हर दूसरा व्यक्ति।
ठीक है। तो यहाँ पर भी जब ये लोग, इनको जब लाइन में खड़े होने के लिए बोला गया था, तो आपको नहीं पता था कि कौन फर्स्ट में खड़े होगा, कौन सेकंड में खड़े होगा, कौन थर्ड में खड़े होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सिस्टमेटिकली या फिर चरणबद्ध आप एक सिस्टम अपना रहे हो कि हर दूसरा व्यक्ति हमारे सैंपल का पार्ट बनेगा। ठीक है। अब बताओ, इस व्यक्ति को लाइन में खड़े होने के पहले मालूम था क्या कि हर दूसरे व्यक्ति को सेलेक्ट करने वाले हैं इन लोग, या इसको मालूम था क्या सेकंड नंबर वाले को कि हर दूसरे व्यक्ति को इन लोग सेलेक्ट करेंगे? नहीं मालूम था। यानी जब तक ये लोग लाइन में नहीं लगे थे तब तक सबकी संभावनाएं बराबर थी। लाइन में लगने के बाद किसी की संभावना खत्म हुई, किसी की संभावना बन गई। ठीक है। पिछले साल 2 साल पहले एक ठोक ना वेब सीरीज आया था स्क्विड गेम्स करके, उसमें ऐसी गेम खिलवाते थे हम लोग किस्मत के भरोसे। ठीक है। सिस्टमैटिक समझ में आया? चरणबद्ध जल्दी बताओ। कई बार ना इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हम तो पहले ही डिसाइड कर लिए कि हर दूसरे व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे हुआ? ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। अगर ऐसा कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में आ रहा है तो बात समझो थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि सैम्पलिंग प्रोसेस शुरू होने के पहले तक आपकी संभावना पूरी बनी रहती है। इनमें से, इन लोगों में से किसी को पता नहीं था कि पहले लाइन में उन लोग खड़े करवाएंगे और हर दूसरे व्यक्ति को उन लोग सेलेक्ट करेंगे। इवन सेलेक्ट करने वाले को भी नहीं मालूम था कि ए जो है वो फर्स्ट में खड़े होगा, बी सेकंड में खड़े होगा, सी थर्ड में खड़े होगा, उनको भी नहीं मालूम था। ठीक है। तो आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसको सेलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट नहीं करना है, इस पर आपका इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए सिस्टमैटिक भी क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। स्ट्रेटा मतलब, स्ट्रेटा को क्या बोला था मैं हिंदी में, कहा गया स्तरीकृत है ना, इसको हम लोग बोले थे स्तरीकृत। स्ट्रेटा और स्तरीकृत थोड़ा एक जैसे भी साउंड करता है। स्ट्रेटा में क्या करते हैं हम लोग, जब हमारा पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहता है ना, जैसे कि पॉपुलेशन हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। क्वालिटी के हिसाब से ना, ध्यान रखना, इस वाले पार्ट में क्वालिटी 1 वाले लोग रहेंगे, इस वाले पार्ट में क्वालिटी 2 वाले लोग रहेंगे, इस वाले पार्ट में क्वालिटी 3 वाले रहेंगे, इस वाले पार्ट में क्वालिटी 4 वाले रहेंगे। क्वालिटी के आधार पे हम लोग अपने पॉपुलेशन को बांट रहे हैं, यानी कि हर एक ग्रुप एक स्ट्रेटा को दर्शा रहा है। एक स्ट्रेटा में एक ही टाइप की क्वालिटी के लोग होंगे। ये जो स्ट्रेटा है इसमें क्वालिटी 3 वाले लोग ही होंगे, इस वाले स्ट्रेटा में सिर्फ क्वालिटी 4 वाले लोग होंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे पॉपुलेशन को क्वालिटी के आधार पे या विशेषता के आधार पे, क्वालिटी या फिर विशेषता के आधार पे, विशेषता, अरे यार नहीं मालूम, ठीक है, इसके आधार पे आप बांट लेते हो। और उसके बाद इसमें से आंख मूंद के चुन लिए, इसमें से आंख मूंद के चुन लिए कुछ लोगों को इसमें से आंख मूंद के चुन लिए, और सबका एक सैंपल बना दिए आप। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि आपके इस सैंपल में चारों क्वालिटी के लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपने अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग ग्रुप बनाया था और हर ग्रुप से आप कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट कर रहे थे। तो स्ट्रेटाफाइड की सबसे बड़ी खासियत है कि ये इस बात की गारंटी दे देता है आपको कि आपके सैंपल में पॉपुलेशन के हर क्वालिटी के लोग आ जाएंगे। समझ में आया स्ट्रेटाफाइड? जल्दी बोलो, स्ट्रेटाफाइड समझ में आया? आ गया ना। आखिरी है क्लस्टर। ये आलसी वाला काम है, ये है स्ट्रेटा जैसा ही, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें भी बांटते हैं हम लोग लोगों को, लेकिन इसमें हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है। बस कुछ भी, ये रायपुर शहर है, इसमें से 4 हिस्से में आप इसको बांट दिए, क्वालिटी को आप कुछ नहीं देख रहे हो। ठीक है। 4 हिस्से में बांट दिए। एक दोस्त आपका इस एरिया में रहता है तो आप उसको बोल दिए कि भाई यहाँ से डेटा ले लेना। यहाँ आपकी मौसी रहती है इस एरिया में तो आप अपनी मौसी को बोल दिए कि डेटा ले लेना। यहाँ खुद रहते हैं तो यहाँ से आप खुद डेटा ले लिए। और यहाँ के लोगों को क्या किए, रात को गए, बहुत सारा क्वेश्चनायर का पर्ची ऐसी सड़क में फेंक के आ गए कि 100 लोग उठा के देखेंगे तो 100 में से 50 लोग तो भर के मेरे को दे ही देंगे। तो ये आप क्या कर रहे हो, क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है टुकड़ा। अपनी सुविधा के आधार पे आप अपने पॉपुलेशन को 3-4 हिस्सों में बांट देते हो और हर जगह से थोड़ा थोड़ा आप सैंपल ले लेते हो। क्लस्टर सैंपलिंग करने से भी बहुत सारी क्वालिटी आपके सैंपल में आ जाती है, पर इसमें ये डर भी बना रहता है कि हो सकता है किसी टाइप की ज़रूरी क्वालिटी आपके सैंपल में ना भी आए। ठीक है। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहला होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। हैफाजार्ड सैंपलिंग याद रखना, ठीक है, हिंदी में भी हैफाजार्ड बोल देता है वो। कन्वीनियंस सैंपलिंग को हिंदी में बोलते हैं सुविधा।
सुविधा के आधार पे न्याय दर्शन करना। सुविधा के आधार पे मतलब कि आप अपनी सुविधा से डिसाइड करते हो कि भाई तुम मेरे सैंपल का पार्ट बनोगे, तुम मेरे सैंपल का पार्ट नहीं बनोगे, तुम मेरे सैंपल का पार्ट बनोगे, तुम मेरे सैंपल का पार्ट नहीं बनोगे। क्योंकि ए जो है आपके घर के पास में रहता था और आपको लगता था कि ए जो है आपके रिसर्च में काम आ सकता है, तो आपने ए को अपने सैंपल में ले लिया। बी आपके घर से बहुत दूर रहता है, उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है आपके पास, तो वो सुविधाजनक नहीं है उससे रिस्पॉन्स लेना, तो उसको आपने अपने सैंपल में नहीं रखा। सी जो है लड़की है और सुंदर भी है, तो आप सोचे कि इसके पास तो चले ही जाऊँगा, कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी, तो इसको आप अपने सैंपल में रख लिए। डी जो है लड़का है और बदसूरत भी है, तो इसको आप अपने सैंपल में नहीं रखे। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से सैंपलिंग कर रहे हो, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, लड़का सुंदर है तो भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है पर्पजिव सैंपलिंग, यानी कि सोद्देश्यात्मक, सोद्देश्य बोलते हैं इसको शायद तक, सोद्देश्य मतलब आप अपने उद्देश्य के को ध्यान में रख के सैंपलिंग करते हो। जो लोग आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये लोग अगर मेरे रिसर्च में रहेंगे तभी मेरा रिसर्च हो पाएगा। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड पे रिसर्च कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड पे रिसर्च करने के लिए कौन से लोग आपको चाहिए? जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड को जानते हैं, वही लोग आपका उद्देश्य पूरा कर पाएंगे ना। जो आदमी म्यूचुअल फंड के बारे में जानता तक नहीं, वो क्या आपकी हेल्प कर पाएगा? तो पर्पजिव सैंपलिंग का मतलब वही है, आप अपने उद्देश्य के हिसाब से लोगों को रखते हो। कोटा सैंपलिंग मतलब, कोटा सुने होगे ना आप लोग, कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन, तो बस कोटा सैंपलिंग भी वही है। इसमें आप पहले से कोटा तय कर देते हो, क्या कि डीडीयू नगर से 10 लोगों को लेना ही है, ठीक है, टाटी बंद से 10 लोगों को लेना ही है, ठीक है। ऐसे आप क्या करते हो, कोटा फिक्स कर देते हो, तो ये हो गया कोटा सैंपलिंग। स्नोबॉल का मतलब क्या है? स्नोबॉल का मतलब है वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाला स्कीम आता है ना, 3 लोगों को जोड़ो, फिर 3 लोग और 3 लोगों को जोड़ेंगे, वो 3 लोग और 3 लोगों को जोड़ेंगे। स्नोबॉल का मतलब वही है, आप किसी एक से रिस्पॉन्स लेते हो, उस एक व्यक्ति को आप बोलते हो कि भाई तू भी 3 लोगों से रिस्पॉन्स ले लेना, और उन 3 लोगों को बोल देते हो कि तुम लोग अपने अपने लोगों को बोल देना कि वो लोग रिस्पॉन्स ले लेंगे। तो ये होता है स्नोबॉल, ये इस तरीके से काम करता है। ये एक व्यक्ति एक से सैंपल लिया, इसको बोल दिया कि तुम 3 लोगों से सैंपल ले लेना, फिर ये 3 लोगों से सैंपल ले रहा है, इस तरीके से। जजमेंट का मतलब आप जज बन जाते हो इंडियन आइडल के, मतलब आप पहले डिसाइड करते हो, किसी एक व्यक्ति को बुलाते हो, उसको आप पूछते हो कुछ चीज़, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानते हो, वो बोला हाँ जानता हूँ, क्या जानते हो, तो वो कुछ बताएगा कि ये जानता हूँ। फिर आप पूछते हो कि कब से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बोलेगा 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सब देखने के बाद अगर आपको लगेगा ना कि हाँ ये व्यक्ति है जो मेरे सैंपल का पार्ट बन सकता है, तो आप उसको अपने सैंपल का पार्ट बना लेते हो। अगर आपका जजमेंट कहता है कि नहीं ये जो व्यक्ति है ये मेरी मदद नहीं कर सकता, तो आप उसको अपने सैंपल का पार्ट नहीं बनाते। और लास्ट एक होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल में ना धोखे से आप सैंपल कलेक्ट कर डालते हो। जैसे मैं बताया ना कि आप 10 लोगों को डिसाइड करके रखे थे डीडीयू नगर से लेना है, अब आप डीडीयू नगर गए और डीडीयू में ही आपको 100 लोग मिल गए, 10 लोगों का सैंपल ले रहे थे, तो वहीं पे और लोग झूम गए और आप उनसे भी सैंपल ले लिए, तो एक्सीडेंटली आप एक ही जगह से बहुत सारा सैंपल ले लिए, पूरा सैंपल आपको मिल गया, तो इसको बोलते हैं क्या? एक्सीडेंटल, ठीक है। तो ये है कुछ टाइप ऑफ सैंपलिंग, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की बातें समझ में आई? बताओ भाई, आज की बात समझ में आई? चलो फिर बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और बरखा अब बच के रहना है भाई, ठीक है। अब मानसिक शांति के साथ समझौता नहीं करना है बिल्कुल।